हम कर रहे थे क्लास 12 का लेसन 10 हैलोजन डेरिवेटिव, हैलोजन व्युत्पन्न, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था एसएन रिएक्शन, जिन्हें कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये एसएन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इन सब के बारे में हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि SN1 प्रकार की अभिक्रिया क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म या क्रिया विधि क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं कौन सी हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात किया था। आज हम बात कर रहे हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के दूसरे प्रकार के बारे में। इसका एक तीसरा प्रकार भी होता है जिसको हम SNI कहते हैं, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, लेकिन ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो इसे हम नहीं करेंगे। हम कर रहे हैं SN2 के बारे में। तो जो SN2 अभिक्रिया है ये है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और 2 का मतलब है बाइमॉलिक्यूलर, अर्थात द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या SN2 रिएक्शन। अब अगर हम इस अभिक्रिया की परिभाषा के बारे में बात करें तो वो ये होगी, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें, ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, उसे द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या SN2 अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसे हैलोजन डेरिवेटिव के संदर्भ में कहें, हैलोजन व्युत्पन्न के संदर्भ में कहें, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? इसकी परिभाषा होगी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ RH, मतलब एल्किल हैलाइड की सांद्रता, और इसके अलावा न्यूक्लियोफिलिक की, जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी सांद्रता। अर्थात वह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो अभिकारकों एल्किल हैलाइड और आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, इन दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करता है, उसे हम द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये परिभाषा समझ में आ गई होगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया या ऐसी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग दो क्रियाकारकों की, जो एल्किल हैलाइड के संदर्भ में एक एल्किल हैलाइड हो जाएगा और एक आक्रमणकारी नाभिक स्नेही हो जाएगा, इनकी सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे हम कहते हैं SN2 रिएक्शन। A nucleophilic substitution reaction in which rate of reaction depends upon two reagents. One is alkyl halide and second one is attacking nucleophile. This reaction is called as SN2 reaction. चलो आगे हम स्टार्ट करते हैं इस अभिक्रिया के मैकेनिज्म के बारे में, इस अभिक्रिया के जो क्रिया विधि है उसके बारे में। सबसे पहले हम एक अभिक्रिया के द्वारा इसकी क्रिया विधि को समझेंगे और उसके बाद इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको हम करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये कोई एल्किल हैलाइड है, इस तरीके से एल्किल हैलाइड है CH3C। इसमें ये वाला जो ग्रुप है ये क्या है? ये है निष्कासित होने वाला, निष्कासित होने वाला हैलाइड, लिविंग हैलाइड, मतलब जो यहां से निकल जाएगा। अब इसकी अभिक्रिया किसके साथ में करेंगे? इसकी अभिक्रिया हम करेंगे आक्रमणकारी नाभिक स्नेही के साथ में, मतलब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल के साथ में। ये क्या है? ये है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल या आक्रमणकारी नाभिक स्नेही, ये इसके साथ में अभिक्रिया करेगा। अब ये SN2 टाइप की रिएक्शन है, SN2 टाइप की रिएक्शन है, और इसमें एक ही स्टेप होता है। ये क्या होती है? वन स्टेप रिएक्शन होती है, सिर्फ सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, वन स्टेप रिएक्शन होती है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले बनेगा क्या? यहां पर C है, यहां पर H, यहां पर H और यहां पर H। यहां पर आएगा न्यूक्लियोफाइल और यहां पर आएगा Cl, और इसके ऊपर ओवरऑल आ जाएगा नेगेटिव चार्ज।
इसको हम कहते हैं संक्रमण अवस्था, टीएस। टीएस का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट, और ये क्या होती है, ये होती है अत्यधिक अस्थाई, मतलब ये हाईली अनस्टेबल होती है, अत्यधिक अस्थाई होती है। उसके बाद इससे आगे क्या होता है, देखिए इससे ये कार्बन, उसके बाद में एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और N प्लस बाहर क्या निकल जाएगा, Cl। तो ये क्या बन गया, उत्पाद बन गया, और ये क्या हो गया, निष्कासित होने वाला नाभिक से निकल गया। अब इस अभिक्रिया को बड़े ध्यान से समझिए। ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स में यहीं पर आपको करवा दूंगा, लेकिन कुछ अलग से अगर लिखने होंगे तो उसको भी हम लिखेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के मैकेनिज्म की। आपने देखा कि ये पूरी की पूरी अभिक्रिया वन स्टेप में, सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो रही है। तो अभिक्रिया का जो एक स्टेप है, यही स्टेप क्या होगा, यही स्टेप होगा आरडीएस। आरडीएस का मतलब होता है वेग निर्धारक चरण, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यही चरण है। अब इस चरण में एक ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और एक ये हमारे पास मॉलिक्यूल है। इस चरण में दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, तो इसका मतलब अभिक्रिया का वेग इन दोनों की सांद्रताओं पर निर्भर करेगा। अतः हम इसको क्या कहेंगे, द्विअणु या बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए, सबसे पहले ये जो आपके सामने आपके सामने जो एल्किल हैलाइड है, ये कौन सा है, ये है मेथिल। यहां पर 1 डिग्री भी हो सकता है, ये मेथिल हैलाइड है या मेथिल क्लोराइड है, 1 डिग्री भी हो सकता है, यहाँ पर 2 डिग्री भी हो सकता है। हालांकि ज्यादातर 1 डिग्री या मेथिल ही होता है इसमें। देखिए ये क्यों होता है, उसके बारे में हम इसकी विशेषताओं में बात करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल इसके साथ में अटैक करेगा, और करेगा किस तरफ उसको देखिए। ये न्यूक्लियोफाइल यहां पर जाकर जुड़ेगा, ये इस तरीके से समतलीय होता है, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है, ये वाला न्यूक्लियोफाइल कहां जुड़ेगा, यहां से। मतलब कहां जुड़ेगा, जिस तरफ से निष्कासित होने वाला समूह निकलता है, जिस तरफ से लिविंग ग्रुप निकलता है, उसके जस्ट बैक साइड से जाकर जुड़ता है। जिस तरफ से लिविंग ग्रुप निकलता है, उसके जस्ट बैक साइड से जाकर आक्रमणकारी नाभिक स्नेही जुड़ता है, और इसी को कहते हैं रियर अटैक या बैक साइड अटैक, जिसको हम कहते हैं पश्च आक्रमण। अब ये होगी पहली बात। पहले स्टेप में या एक ही स्टेप के अंदर जो रिएक्शन हो रही है, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इंटरमीडिएट नहीं बनेगी, इसके अंदर क्या बनेगी, संक्रमण अवस्था बनेगी, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। और ट्रांजिशन स्टेट कहीं भी बनती है तो ट्रांजिशन स्टेट हमेशा ही अत्यधिक अस्थायी, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। देखिए कैसे, जैसे ही ये यहां पर जुड़ गया तो ये समतलीय है, प्लेनर है, तो इस तरीके से सारे के सारे आपस में जुड़ गए। इस तरफ क्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस तरफ न्यूक्लियोफाइल आकर जुड़ गया, और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब देखिए, हम यहां पर देख रहे हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी है, कार्बन की जो संयोजकता है, वो 5 होगी, तो वैसे ही अनस्टेबल होगी, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कभी 5 नहीं हो सकती। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि क्लोरीन का बंध टूट रहा होता है, ये बॉन्ड तो यहां से ब्रेक हो रहा है, और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा होता है। वापस देखिए, संक्रमण अवस्था में क्या होता है, क्लोरीन का बंध तो टूट रहा होता है, जबकि न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड बन रहा होता है। इसका मतलब संक्रमण अवस्था में हैलोजन और नाभिक स्नेही दोनों एक साथ कार्बन के साथ में जुड़े रहते हैं, इसीलिए क्या हो जाती है, यह संक्रमण अवस्था बहुत ज्यादा अस्थायी हो जाती है। अब होगा क्या, जैसे ही संक्रमण अवस्था स्थायी होगी तो ये यहां से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, और क्लोरीन के बाहर निकलते ही न्यूक्लियोफाइल यहां पर जुड़ जाएगा। अब इसमें एक चीज होती है, जो चीज आपने यहां पर देखी है, यहां पर क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है, ये कौन सी साइड में है, ये यहां पर राइट हैंड साइड में है, ठीक है, ये क्लोरीन। लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है प्रोडक्ट में, वो कौन सी साइड में है, वो है लेफ्ट हैंड साइड में। क्लोरीन जो कि क्रिया कारक का है, वो कौन सी साइड में है, राइट हैंड साइड में,
जबकि जो न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है वो कौन सी साइड में जुड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड में। इसे कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अभिविन्यास का बदल जाना। ये अगर Cl इस तरफ था तो ये D हो गया मान लो, अब Cl हट गया, न्यूक्लियोफाइल इस तरफ जुड़ गया तो ये कौन सा हो जाएगा, L हो जाएगा। D और L क्या है उसके बारे में मैं लास्ट वीडियो में बात कर चुका हूं। तो इसका मतलब इसका विन्यास तो D था, जबकि इसका विन्यास क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो इसको कहते हैं विन्यास का प्रतिपल, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या इसका एक और नाम होता है, इसको कहते हैं वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन इन्वर्जन। वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन इन्वर्जन क्या है, अभिकारक की तुलना में उत्पाद के अभिविन्यास का बदल जाना, कॉन्फ़िगरेशन का बदल जाना। कॉन्फ़िगरेशन D और L, लेफ्ट और राइट साइड का। तो अभिकारक की तुलना में उत्पाद के विन्यास का बदल जाना क्या कहलाता है, वाल्डन प्रतिलोमन या वाल्डन इन्वर्जन कहलाता है। तो यहां पर हमने दो चार चीजें देखी, वो क्या थी, इस तरीके से पूरी की पूरी अभिक्रिया संपन्न हुई। सबसे पहले यह पूरी की पूरी अभिक्रिया एक ही चरण में संपन्न होती है, जबकि SN1 जो थी वो 2 चरणों में संपन्न होती थी। दूसरी बात, इस अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है जो कि अत्यधिक अस्थायी है, जबकि SN1 अभिक्रिया में संक्रमण अवस्था की बजाय इंटरमीडिएट का निर्माण होता था कार्बोकेटाइन का। तीसरी बात, इस अभिक्रिया में जो न्यूक्लियोफाइल है वो लिविंग ग्रुप के बैक साइड से, मतलब विपरीत दिशा से आक्रमण करता है, जबकि SN1 जो अभिक्रिया थी उसमें उसी दिशा से भी आक्रमण कर सकता था, उसी दिशा में भी जुड़ सकता था और विपरीत दिशा में भी जुड़ सकता था, जिसमें रैसिमिक मिश्रण बनता है। तो इस प्रकार का जो आक्रमण कौन सा होता है, पश्च आक्रमण, रियर साइड अटैक या बैक साइड अटैक। उसके बाद में नेक्स्ट चीज, यहां पर उत्पाद का अभिविन्यास बदलता है अभिकारक की तुलना में, जिसे वाल्डन प्रतिलोमन कहते हैं, जबकि SN1 अभिक्रिया में रैसिमिक मिश्रण प्राप्त होता है। तो अगर हम 4 अंतर के बारे में बात करें, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये बिल्कुल आना ही चाहिए कि SN1 व SN2 रिएक्शन में 4 डिफरेंसेस कौन से हैं। बहुत बार बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है कि SN1 और SN2 में 4 डिफरेंसेस कौन से हैं। तो सबसे पहला, SN1 रिएक्शन 2 चरणों में होती है, SN2 रिएक्शन 1 चरण में होती है। SN1 रिएक्शन में संक्रमण अवस्था का, SN1 रिएक्शन में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, जबकि SN2 में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। उसके बाद तीसरी बात, जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन में रैसिमिक मिश्रण का निर्माण होता है, जबकि जो SN2 रिएक्शन है इसके अंदर वाल्डन प्रतिलोमन पाया जाता है। चौथी बात, जो SN1 रिएक्शन है उसमें किसी भी प्रकार का पश्च आक्रमण नहीं होता, जबकि जो SN2 रिएक्शन होती है उसमें पश्च आक्रमण भी पाया जाता है। और इसके अलावा पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इन दोनों का क्रम उल्टा होता है। जैसे कि हमने SN1 के अंदर पढ़ा था, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद में मैथिल हैलाइड, जबकि SN2 के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा मैथिल हैलाइड, उसके बाद में 1 डिग्री, उसके बाद में 2 डिग्री और सबसे कम क्या होगा, 3 डिग्री। क्रियाशीलता का क्रम, तो सबसे पहले मैथिल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा, उसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अर्थात इन दोनों की क्रियाशीलता का क्रम भी एक दूसरे से अपोजिट होता है। मैं 5 डिफरेंसेस आपको बता चुका हूं SN1 और SN2 में। आशा करते हैं कि SN2 की जो कार्य प्रणाली है या इसकी जो क्रियाविधि है वो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में, इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे SN2 अभिक्रियाओं की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। अगर यहां पर कोई भी प्रॉब्लम आपको आए तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं, वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व की जाएगी। इसको ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।